नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। संसद में नहीं थम रहा विपक्ष का हंगामा। व्यवधान के चलते लोकसभा कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में विपक्ष का वॉकआउट। जेपी नड्डा ने कहा, विपक्ष की भूमिका नकारात्मक, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। चाक चौबंद व्यवस्था के बीच बांकीपुर, दतिया और मांझलपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए शांतिपूर्वक मतदान जारी। 3 अगस्त को आएंगे नतीजे। बरनाला लाठीचार्ज के विरोध में आयोजित पंजाब बंद का दिख रहा है व्यापक असर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने लाठीचार्ज का लिया स्वतः संज्ञान। पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव से 7 दिन के भीतर मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट। खेल की खबरों में अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा, आईपीएल भी नहीं खेलेंगे। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किया ऐलान। और राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारत की नजर कई पदकों पर। नीरज चोपड़ा करेंगे भाला फेंक क्वालिफिकेशन की अगुवाई। रोहित यादव और जसप्रीत सिंह भी पेश करेंगे चुनौती। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रहा। प्रश्नकाल शुरू होते ही विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनट के भीतर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांगे उठाने लगे। विपक्षी दल कल सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान पैदा हुई गतिरोध की स्थिति का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में पिछले सप्ताह प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग दोहरा रहे थे। बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल बाधित नहीं करने का अपना आग्रह दोहराया। शोर शराबा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका। सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्हें बधाई दी। बिरला ने पैराथलीट दिलीप गावित के स्वर्ण पदक प्राप्त करने और मोहम्मद बासिल के रजत पदक जीतने का उल्लेख किया। उन्होंने रजत पदक विजेता मुरली श्रीशंकर का भी उल्लेख किया, जो राष्ट्रमंडल खेलों में लंबी कूद स्पर्धा में ये पदक के साथ लगातार 2 पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। आइए सुनवाते हैं। दिलीप गावित ने स्वर्ण तथा श्री मोहम्मद बासिल ने रजत पदक जीता है। श्री मुरली शंकर ने रजत पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। वहीं राज्यसभा में भी कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल चला। उच्च सदन में आज दोपहर 2 बजे से एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा है। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष की भूमिका नकारात्मक है। इनका प्रयास है हाउस को नहीं चलने दिया जाए। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। हमने पहले भी हर मुद्दे पर चर्चा करवाई है और विपक्ष ने मुंह की खाई है। विपक्ष की भूमिका नकारात्मक है। जब से सत्र शुरू हुआ है तब से यह सिवाय इसके कि हाउस को डिसरप्ट किया जाए, हाउस को बाधित किया जाए और हाउस न चलने दिया जाए, इसी में उनका सारा ध्यान है। विपक्ष मुद्दा विहीन है। हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना इनकी आदत है। सरकार की तरफ से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार
हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। बिहार की सियासत की अब बात करते हैं, जहां सीट एक है लेकिन दांव पर लगी है कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा। राजधानी पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है। सुबह 11 बजे तक करीबन 11.5% मतदान दर्ज हुआ। करीब 40 साल से बीजेपी के कब्जे वाली बांकीपुर सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प है। मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज सिन्हा, जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा कुमारी के बीच है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई ये सीट पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। करीब 3 लाख से ज्यादा मतदाता 25 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इसके लिए 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। केंद्रीय पुलिस बल की 14 कंपनियों के साथ बिहार पुलिस और सैप के जवानों की तैनाती की गई। इसके साथ ही हर बूथ की लाइव वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी हो रही है। मतदान के बाद 3 अगस्त को मतगणना है। वहीं गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सतीश पटेल और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री भीखाभाई रबारी के बीच सीधा मुकाबला है। विधानसभा क्षेत्र में 2,60,000 से अधिक मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान शांतिपूर्वक और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा के जरूरी इंतजाम किए गए हैं। वहीं बात मध्य प्रदेश की, जहां की दतिया विधानसभा सीट पर भी आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में कुल 290 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 186 केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में, 105 केंद्र शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। इस सीट पर 2 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मत अधिकार का उपयोग करते हुए नजर आएंगे। ये उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद करवाया जा रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें धोखाधड़ी के एक मामले में 3 साल के कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता समाप्त हुई। ये सीट रिक्त घोषित की गई। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया है। सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने जवानों और अधिकारियों को बड़ा भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान ईमानदारी और परिस्थितियों को देखते हुए लिए गए हर सही फैसले के साथ संगठन खड़ा रहेगा। सीआरपीएफ डीजी ने साफ किया कि ऑपरेशन हो या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, जवानों के फैसलों की जवाबदेही वो खुद लेंगे। हमारी ऑपरेशनल बटालियंस हों, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स हों, आप सभी राष्ट्र हित में, जनहित में, बल हित में जो भी एक्शन लेते हैं, जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। आप अपना काम निर्भय होकर करते रहें। आज पंजाब बंद है। बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज उस बंद का आह्वान किया गया है। सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच विभिन्न कर्मचारियों की जो यूनियंस हैं, वाल्मीकि समाज और कई सामाजिक संगठनों ने बंद को समर्थन दिया। राज्य में बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बड़े पैमाने पर बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। हालांकि आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह जारी हैं, ताकि आम लोगों को जरूरी सुविधाओं में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि बरनाला लाठीचार्ज की घटना से पूरे समाज में गहरा रोष है। इस बंद को संत समाज, संत मलकीत नाथ जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भलाई मंच सहित कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों का समर्थन मिला हुआ है। वहीं कई व्यापार मंडलों ने भी पंजाब बंद को अपना समर्थन दिया है। पंजाब के बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर हुए लाठीचार्ज पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 7 दिनों के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। मामला भोजशाला परिसर के समीप जुमे की नमाज के लिए स्थान उपलब्ध करवाने की मांग से जुड़ा है। इस विषय पर पिछले दिनों हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग पक्षों की दलीलें रखी गई, लेकिन किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। अब इस मामले में आगे की सुनवाई पर सभी की
निगाहें टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने मुस्लिम पक्ष के लिए विवादित परिसर में लगभग 900 मीटर दूर 40 पीर क्षेत्र में नमाज की व्यवस्था की है। इसके साथ ही 2 अन्य वैकल्पिक स्थलों को भी चिन्हित किया गया। हालांकि याचिकाकर्ता पक्ष का कहना है कि उन्हें भोजशाला परिसर के समीप ही नमाज अदा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। खबर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से जुड़ी हुई, जिसने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और विक्की हड्डल गैंग के 2 मोस्ट वांटेड शूटर्स को शाहबाद डेरी इलाके में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दोनों पर बवाना में जोगिंदर उर्फ काले की हत्या का आरोप है, जिसे विदेश में बैठे गैंगस्टर्स के निर्देश पर अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जांच में गैंग के नेटवर्क, विदेशी हैंडलर्स और अन्य आपराधिक मामलों से जुड़े तार खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई को संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर वाला एक पत्र तेजी से प्रसारित किया जा रहा है। इस दावे की पीआईबी फैक्ट चेक ने जांच की और स्पष्ट किया कि वायरल पत्र पूरी तरह फर्जी है। प्रधानमंत्री की ओर से ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया, ना ही उस पर उनके हस्ताक्षर हैं। साथ ही पीआईबी ने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी संदेश या दावे पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से जरूर करें। साथ ही किसी भी तरह की व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी साझा करने और निवेश करने से पहले सतर्क रहें। खबर मध्य प्रदेश से, जहां मूंग खरीदी को लेकर जारी गतिरोध अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। किसानों की मांगों के बीच केंद्र और राज्य सरकार ने सकारात्मक पहल करते हुए समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर मूंग की खरीदी जारी रखने का आग्रह किया। इसके बाद राज्य सरकार ने भी किसानों के हित में निर्णय लेते हुए मूंग की 60% उपज खरीदने का फैसला किया है। इस निर्णय के बाद आंदोलनरत किसानों ने देर रात अपना प्रदर्शन समाप्त करने का ऐलान किया। सरकार का कहना है कि किसानों के हितों की रक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और संवाद के माध्यम से हर संभव समाधान निकाला जाएगा। असम में बाढ़ संकट के बीच मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। आईएमडी ने तिनसुकिया में ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में बारिश का असर असम के कई जिलों पर पड़ सकता है। प्रशासन ने फ्लैश फ्लड, जलभराव, भूस्खलन की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। हालांकि राज्य में बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, लेकिन अभी भी 7 जिले प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 551 गांव में 3 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। चराईदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में शामिल हैं। राहत और बचाव कार्य मिशन मोड में जारी है। 101 राहत शिविरों में 16,000 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। 3 लोगों की बाढ़ से मौत की पुष्टि हुई है, जबकि हजारों पशु प्रभावित हुए। प्रशासन ने लोगों से मौसम संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने और सतर्क रहने की अपील की है। ब्रेक का देखते रहिए टीटी न्यूज़। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है, बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है।
भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले की, जहां एक महिला ने संघर्ष को अपनी ताकत बनाकर सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बनाया नहीं, बल्कि कई अन्य महिलाओं को भी रोजगार का रास्ता दिखाया है। टाटा ट्रस्ट और भारत सरकार से पोषित प्राण संस्था के सहयोग से शुरू की गई उनकी नर्सरी आज पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण का सफल उदाहरण बन चुकी है। पेश है यह खास रिपोर्ट। बिहार के औरंगाबाद जिले के राजा बिघा गांव की रहने वाली सरिता देवी ने संघर्ष और मेहनत के दम पर अपनी जिंदगी को नई दिशा दी है। पति के असामयिक निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया। इसी दौरान भारत सरकार और टाटा ट्रस्ट से पोषित प्राण संस्था ने उन्हें नर्सरी व्यवसाय का प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन दिया। इसके बाद सरिता देवी ने नर्सरी की शुरुआत की, जो आज उनकी पहचान और आजीविका का मजबूत आधार बन चुकी है। मेरे हस्बैंड का मतलब इच्छा था कि नर्सरी हम करें, तो वहीं पर मतलब थोड़ा सहयोग मिला प्राण संस्था से मतलब बताया कि ठीक है इस तरह से कीजिए। मतलब कुछ सहारा भी मिला और मतलब अच्छे तरह से करने का गाइडेंस भी बताया कि इस तरह से कीजिए, हर तरह का पौधा लगाइए, औषधि वाला भी लगाइए। इनकम भी मतलब 50 से 60 तक पहुंच गया है। मतलब और भी ऑर्डर आया है जाने के लिए। वन विभाग से भी 20,000 का ऑर्डर आ चुका है। सरिता देवी की नर्सरी की एक खास पहचान यह भी है कि यहाँ काम करने का अवसर केवल महिलाओं को दिया जाता है। इससे न सिर्फ उनकी आय बढ़ी है, बल्कि कई परिवार आर्थिक रूप से सशक्त भी हुए हैं। हाँ, इस रोजगार में मतलब हम अकेले नहीं हैं, मेरे घर के परिवार भी हैं और उसके अलावा गांव के जो हम लोग CIG ग्रुप के महिला बने हैं, उसमें से 10 महिला मेरे साथ काम करती हैं और उन लोग का रोजगार एक तरह से रोजगार मिल गया है। उन लोग का भी घर का स्थिति धीरे धीरे ठीक ही हो रहा है और इसमें जुड़े हुए लोग से खुश हैं। यहाँ पर एक दीदी हैं, उन्होंने नर्सरी भी यहाँ पर किया है। बहुत इसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी पौधरोपण होता है राजापुर में, जैसे मल्टी लेयर फार्मिंग है और लोग अजोला यहाँ पर बना रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बनाने की सोच है। तो ये सब चीज़ इसको फैलाया जा रहा है। सरिता देवी की ये हरित पहल सिर्फ एक सफल कारोबार की कहानी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण का प्रेरक उदाहरण है। उनका सफर बताता है कि कठिन परिस्थितियां यदि हौसलों के सामने खड़ी हों, तो मेहनत और सही मार्गदर्शन उन्हें सफलता की कहानी में बदल सकते हैं। औरंगाबाद से कमल किशोर की रिपोर्ट, DD न्यूज। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या 40 से ज्यादा है। बढ़ती हिंसा के बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने गहरी चिंता जताई। वहीं जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र तत्काल हस्तक्षेप की अपील करते हुए हिरासत में लिए गए नेताओं के कानूनी अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों पर एक और बड़ा हमला हुआ। हंगू जिले में आतंकवादियों ने एक पुलिस चौकी को निशाना बनाया, जिसमें 7 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है, जबकि जवाबी कार्रवाई में 8 हमलावर भी मारे गए। हमले में 22 पुलिसकर्मी घायल हुए और पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। फिलहाल किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर हमलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। कुछ दिन पहले टैंक जिले में विस्फोटकों से लदा वाहन जो है उसके जरिए एक सुरक्षा चौकी पर हमला किया गया, जिसमें सैनिकों, पुलिसकर्मियों और सरकारी कर्मचारियों समेत 15 लोगों की मौत हुई।
पाकिस्तान का आरोप है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बढ़ती आतंकी गतिविधियों के पीछे अफगानिस्तान से संचालित आतंकवादी समूहों का हाथ है, जबकि तालिबान सरकार इन आरोपों से इनकार करती रही है। खबर दक्षिणी यूरोप से, जहां इन दिनों भीषण जंगलों की आग से वो जूझ रहा है। फ्रांस, स्पेन और ग्रीस में आग ने बड़े इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। फ्रांस के गिरौन क्षेत्र में लगी आग पेरिस शहर से 4 गुना बड़े इलाके तक फैल गई। फ्रांस के गिरौन इलाके में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए 2200 से ज्यादा दमकल कर्मी, 20 से अधिक विमान तैनात हैं। अब तक करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तेज गर्मी, सूखा और हवाओं ने राहत कार्यों को मुश्किल बना दिया। प्रशासन ने कई इलाकों में नए निकासी आदेश जारी किए। यूरोप में बढ़ती गर्मी, सूखे जो जंगल हैं, वहां आग के लिए उन्हें बेहद संवेदनशील बना दिया गया है। फ्रांस में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा। विशेषज्ञों के मुताबिक सूखी घास, झाड़ियां, जंगलों की नमी खत्म होने से आग तेजी से फैल रही है। यूरोपीय संघ की जलवायु एजेंसी के अनुसार यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है। इस साल फ्रांस में 1160 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र आग की चपेट में आ चुका। विशेषज्ञों का कहना है कि रिकॉर्ड गर्मी, लंबे सूखे और तेज हवाओं के कारण आने वाले वर्षों में ऐसी घटनाओं का खतरा और बढ़ सकता है। वहीं ग्रीस में आग बुझाते समय 3 दमकल कर्मियों की मौत हुई। ग्रीस के क्रेटे द्वीप और पोलोपोनीस क्षेत्र में लगी आग के दौरान ये घटना हुई। अधिकारियों के अनुसार वो लोगों की जान और पर्यावरण सुरक्षा के लिए अभियान में जुटे हुए थे। तेज हवाओं के बीच 125 दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में लगे थे और कई हेलीकॉप्टर और विमान भी तैनात किए गए हैं। जंगलों की आग से प्रभावित स्पेन में हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। मैड्रिड और एविला के आसपास आग पर नियंत्रण के बाद करीब 20,000 लोगों को घर लौटने की अनुमति दी गई। हालांकि कास्टेलोन क्षेत्र में अब भी करीब 10,000 लोग विस्थापित हैं। स्पेन इस गर्मी में चौथी बार हीट वेव का सामना कर रहा है। खबरें खेल जगत से। भारत के सीनियर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को ये कहकर अलविदा कहा कि अब आगे बढ़ने का सही समय आ गया। अजिंक्य रहाणे ने इंस्टाग्राम पर वीडियो संदेश में अपने संन्यास की जानकारी दी। भारत के 2013 में डेब्यू करने वाले 38 वर्षीय रहाणे ने 85 टेस्ट, 90 वनडे, 20 T20 खेले। वो 2023 में वेस्टइंडीज में टेस्ट सीरीज के बाद भारत के लिए नहीं खेले हैं। रहाणे ने टेस्ट क्रिकेट में 12 शतक, 26 अर्धशतक के साथ 38-44 की औसत से 5,777 रन बनाए। इसके अलावा 90 वनडे में 35 की औसत से 3 शतक और 24 अर्धशतक के साथ 2,962 रन जोड़े। T20 में उन्होंने 375 रन बनाए। रहाणे ने IPL में मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, राइजिंग पुणे सुपर जायंट, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेला है। KKR ने उन्हें कप्तानी से फारिग कर दिया है। रहाणे ने 2024-25 सत्र में मुंबई की कप्तानी की और उनकी कप्तानी में मुंबई ने 2023-24 में रणजी ट्रॉफी जीती थी। दुनिया भर में विभिन्न भाषाओं में क्रिकेट कमेंट्री करने वाले रहाणे ने कहा वो खेल से जुड़ रहेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों के 7वें दिन भारत के शानदार प्रदर्शन के बाद अब 8वें दिन भी भारतीय दल से कई पदकों की उम्मीदें हैं। एथलेटिक्स, ट्रैक साइकिलिंग और भार उत्तोलन में कई पदक स्पर्धाओं के साथ साथ अहम क्वालिफिकेशन मुकाबले खेले जाएंगे। भारत के दिन की शुरुआत प्रवीण शंकर के डीकैथलॉन अभियान से होगी। पिछली स्पर्धा में चोटिल होने के बावजूद वो मैदान पर उतरेंगे। वहीं ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के क्वालिफिकेशन राउंड में भारत की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। उनके साथ रोहित यादव और जसप्रीत सिंह भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा भारत के खिलाड़ी पुरुषों की ट्रिपल जंप क्वालिफिकेशन और 400 मीटर सेमीफाइनल में हिस्सा लेंगे। देर रात होने वाले एथलेटिक्स सत्र में महिला डिस्कस थ्रो में दीदी काना और सीमा से पदक की उम्मीदें रहेंगी। वहीं पारुल चौधरी महिला 5000 मीटर फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। पुरुष स्प्रिंट टीम में भी क्वालिफिकेशन राउंड में वो उतरेंगी, जहां फाइनल का टिकट दांव पर होगा। वेटलिफ्टिंग में जहां भारत पहले ही कई पदक जीत चुका है, 8वें दिन 2 और पदकों की उम्मीद होगी। मार्टिना देवी महिलाओं के 86 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में उतरेंगी, जबकि लक्ष्मी पुरुषों के 110 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की चुनौती पेश करेंगे। कुल मिलाकर फाइनल, सेमीफाइनल, क्वालिफिकेशन मुकाबलों से भरा 8वां दिन भारत के राष्ट्रमंडल खेलों के अभियान के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। सावन के पावन महीने की आज से शुरुआत हो गई है। पहले दिन देश भर के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। विभिन्न राज्यों में प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुचारू दर्शन के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पवित्र श्रावण मास के शुभारंभ पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश जारी करते हुए गृह मंत्री ने लिखा, समस्त देशवासियों को पवित्र श्रावण मास के प्रारंभ होने की हार्दिक शुभकामनाएं। आस्था, संयम और भक्ति का ये पावन मास सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक उन्नति और असीम शांति का संचार करे। देवादिदेव महादेव से सभी के दुख सुख समृद्धि की मैं कामना करता हूँ। हर हर महादेव। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। जब देश पूछता है, जवाब